कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मंत्री जी के बाप का तो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो मोहनलालगंज के एक छोटे से इलाके के रहने वाले हैं। हमारी हुकूमत तो पूरे हिंदुस्तान पर है कि सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। और मोहब्बत को जबरदस्ती तो लादा जा नहीं सकता, कहीं खिड़की से मेरी जान अलमारी निकलती है। ये छोटे मोटे मंत्री जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जात बिरादरी के खेल में मंत्री बन जाते हैं, उनसे तो हम जल्दी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे मंत्री तो आए दिन मुझे मिलते हैं, मैंने तो कभी न सलाम किया न ये चाहा कि वो हमसे मुखातिब हो। अब वो मेरे लायक नहीं हो। हाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। और शक्र इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। शक्र इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में चुनावी कवरेज कर रहे हैं। लखनऊ में लगातार सियासी चेहरों से बातचीत हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 10 मार्च को क्या होने वाला है। लखनऊ में 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद जो उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर है वो क्या होने वाली है। लेकिन इस बीच एक ऐसी शख्सियत से हम आज बात करने आ पहुँचे हैं कि अगर आप लखनऊ आएँ और उनसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो लखनऊ आना सफल हो जाता है। और बातचीत करने का जो उद्देश्य है, एक दूसरा उद्देश्य भी है, एक दूसरी वजह भी है। और दूसरी वजह ये है कि लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान जो चेहरे काफ़ी चर्चित हैं और जाहिर है वो सियासी लोग हैं जो काफ़ी सुर्खियों में हैं, जिनकी चर्चा सियासी खबरों में लगातार है इस विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो भी इस विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी सुर्खियों में हैं, लेकिन वो सियासी लोग नहीं हैं। दुनिया के मंचों पर अपनी शायरी पढ़ते रहे हैं, दुनिया को शायरी का मतलब समझाया है, माँ का मतलब समझाया है। ऐसी कद्दावर शख्सियत मुनव्वर राणा हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत बहुत। शुरुआत यहीं से करेंगे। हमने कहा कि कई चेहरे हैं। ओम प्रकाश राजभर से हमारी बातचीत हुई, कई बार हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य से बात हुई, कई बार हुई। ये लोग वो चेहरे हैं, सियासत में अपना रसूख रखते हैं और यूपी की सियासत में, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी सुर्खियों में हैं। लेकिन आप सियासी लोग नहीं हैं, आपका सियासत से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी सुर्खियों में हैं। और उसकी वजह है आपका वो बयान। गुस्से में दे दिया था या फिर अब भी इतनी तकलीफ है, इतना दुख है कि अब भी उस बयान पर कायम है? कौन सा बयान? हमने तो बहुत। आपने कहा कि अगर योगी दोबारा सीएम बनते हैं तो मैं छोड़ दूंगा यूपी। देखिए, ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जी। और मेरा जो पहला बयान था वो ये था कि अगर ओवैसी की नादानी से, नादानी लफ्ज मुकम्मल करता है अपनी बात को, अगर ओवैसी की नादानी से योगी आ गए तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, ये मैंने कहा।
ये कहना था कि क़यामत टूट पड़ी मेरे ऊपर, फिर पूरी नज़र आ गई सरकार की, मुकदमे आए दिन, केस मुकदमे, गाली गलौज धमकी, सब तमाशे हुए। हमारे घर के झगड़े में भी सरकार ने हमारे बेटे के साथ जैसा किया। तो ये जो सबका साथ सबका विकास नारा था, बहुत मज़ेदार हो गया। जो इल्ज़ाम कौशल किशोर MP के लड़के पर था, उसके सिले में उसे दिल्ली में मिनिस्टर बना दिया गया। वही इल्ज़ाम मेरे लड़के पर थे तो मेरे ऊपर मुकदमे 50-50 पुलिस वाले चले आ रहे हैं। मालूम हुआ हम न हुए, माफिया हुए। लेकिन जो हमारे योगी जी के जो चहेते माफिया थे, वो घूम रहे थे। वो 3-4 नाम उन्होंने रट लिए: मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आदम खां। शायद उसी सफ में उन्होंने मेरा नाम भी शामिल कर लिया। रोज मेरे ऊपर मुकदमे, ये वो सब तमाशे से होते रहे। हालांकि मैं शायर आदमी, न मेरा सियासत से कुछ लेना देना, न कभी हमारा कुछ सरकार से कोई इख्तलाफ रहा। हमारी दुनिया अलग। हमने तो ये शेर ही कहा था कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए 2-4 आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो हम एक नर्म और रेशमी लहजे के शायर, और उर्दू गज़ल में माँ का इस्तेमाल, माँ को महबूब बनाने का इस्तेमाल, तजुर्बा हमने किया। आज हमें फ़ख्र है कि हिंदुस्तान की किसी ज़बान में गज़ल लिखी जाए, उसमें हमारा ये एक्सपेरिमेंट मौजूद रहता है। यानी माँ जो है वो एक महबूब की शक्ल में गज़ल में मौजूद रहती है। हाउएवर, बड़ा फेमस शेर है आपका कि माँ ने आंखें खोली उजाला हो गया। हाँ, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। आपने कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बातचीत की, उनकी चर्चा की। संयोग ही है कि कौशल किशोर से भी हमारी बातचीत हुई, और आपकी नाराज़गी को लेकर जब मैंने सवाल किया, आपके बयान को लेकर जब मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तभी छोड़ देना चाहिए था, तब क्यों नहीं छोड़ दिया? नहीं नहीं, असल में मामला ये है कि मंत्री जी के बाप का तो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो मोहनलालगंज के एक छोटे से इलाके के रहने वाले हैं। हमारी हुकूमत तो पूरे हिंदुस्तान पर है। हम पूरे हिंदुस्तान से के मोहब्बत करने वालों के दिल में मौजूद हैं। अब ये है कि छोटे मोटे मंत्री जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ज़ात बिरादरी के खेल में मंत्री बन जाते हैं, उनसे तो हम जल्दी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे मंत्री तो आए दिन मुझे मिलते हैं, मैंने तो कभी न सलाम किया, न ये चाहा कि वो हमसे मुखातिब हो। अब वो मेरे लायक नहीं हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, ये फैसला मेरा है। मुझे हिंदुस्तान छोड़ना था या नहीं छोड़ना था, मेरा फैसला मेरे बाप का था कि पूरा ख़ानदान मेरा चला गया था, लेकिन मेरे बाप नहीं गए। जब मेरी दादी ने उन चलते वक्त उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं काम होगा तो जो बुजुर्गों की कब्रें हैं उन्हीं पर बैठ के झाड़ू देंगे, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे। तो ये हमारी मर्जी पर है कि हम कब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे। ये छोटे मोटे नेताओं जो आज हैं और कल फिर ऐसे घूमेंगे, उनका मसला नहीं है ये। बात भले ही पुरानी हो गई मुनव्वर साहब, लेकिन आपने जब ये बयान दिया तो उस पर बड़ा बवाल रहा। जब पिछली बार हमारी आपसे बातचीत हुई तो बड़ा बवाल रहा, और जाहिर है कई असल में ऐसा है, जो बात आप बता रहे हैं कि मंत्री जी ये कह रहे थे, मंत्री जी के लिए भी शर्म की बात है कि उनका लड़का वही काम करे वो मंत्री बन जाए, अगर हमारा लड़का वही काम करे तो हम मुजरिम बन जाए। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सब झूठे नारे यहाँ से दिल्ली तक आप लोग फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? मेरी योगी से नाराजगी, कोई योगी ने कोई मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं किया, और न कोई घर ही ऐसा है कि हमारा वो गिरा देंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं। एक हम हैं, वो हमें कहीं भी वो मार के दफन करवा दे, ठीक है। और मेरा शेर है कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। तो मेरे लिए यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, कहीं भी आप मेरे 2 गज मिट्टी में मत मिलाओ, दरिया में मत बहाओ कि इस मुल्क में अभी 2 गज जमीन का तो जमींदार मैं भी हूँ। तो इस मुल्क में 2 गज जमीन की जो
मिल्कियत है वो मेरे नाम है। और जाहिर है जब आपने ये बयान दिया तो आपसे ये सवाल बहुत पूछा जाता रहा है, ये बहुत कॉमन सवाल है आपके बयान के बाद कि वाकई छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। वो किसी का शेर है, किसी उस्ताद शायर का, कि मेरा वादा तेरी निगाह नहीं, अपने वादे पे बरकरार हूं मैं। क्या रखा है भाई, जली इस 70 बरस की उम्र में पुलिस और थाना, कोर्ट और कचहरी, छापा और इन सब से अच्छा ये है कि कहीं भी चले जाएं। हालांकि इस उम्र में उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली को छोड़ना, जिसके बाप ने पाकिस्तान उस वक्त नहीं, हिंदुस्तान उस वक्त नहीं छोड़ा जब उनका खानदान चला गया था, तो 70 बरस की उम्र में मुझे उत्तर प्रदेश या रायबरेली छोड़ना ऐसे ही है जैसे कोई आत्महत्या करे इस उम्र में। आपकी बड़ी मशहूर आपका बड़ा मशहूर शेर है कि सियासी आदमी जब गुफ्तगू करता है। हाँ, वो तो किसी भी आप देख लें, वो ओवरऑल तभी ऐसे हैं कि सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। और मोहब्बत को जबरदस्ती तो लादा जा नहीं सकता, कहीं खिड़की से मेरी जान अलमारी निकलती है। आखिरी सवाल नहीं है दरअसल सर, और हम चाहते हैं कि इस इंटरव्यू को हम आपके मुहाजिर नामे से ख़त्म करें। हाँ, बड़ी मशहूर किताब है आपकी जो आई है, जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, और उस मुहाजिर नामे से हम उसको ख़त्म, इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, जिस मुल्क के एक सूबे उत्तर प्रदेश में 22 किताबों के लेखक, 16 शायरी की किताबों का शायर, अगर उस पर इस तरह के मुकदमे लगाए जाएं जो घटिया लोगों के लिए लगाए जाते हैं, तो ये हुकूमत के डूब मरने का मकाम है। और अगर चुल्लू भर पानी न मिलता हो तो वो हम दे सकते हैं। वो हमने उस वक्त कहा था जब हम पहली बार पाकिस्तान गए थे, जब वहाँ मीडिया वालों ने मुझसे पूछा कि आप 1990 में जब मैं गया था, तो मुझसे उन्होंने पूछा था पाकिस्तान में मीडिया वालों ने कि आप हिंदुस्तान में रहते कैसे हैं, आपके वहाँ तो बड़े हंगामे चल रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद का ज़माना था और सुना नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, मस्जिद गिराई जा रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तब तो ज़माने मस्जिद गिराई नहीं गई थी, मतलब उसका शोर था। तो हमने कहा देखिए ऐसा है कि आप हमारे हिंदुस्तान का मिजाज नहीं जानते हैं। हम 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं। दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच तैयार नहीं किया जा सकता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक 1990 में हम पाकिस्तान में बैठ कर आए थे। उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक नाम की कोई चिड़िया नहीं थी हिंदुस्तान में। इसके बाद जब मैं एक मुशायरे में फिर गया और जब आखिर में मेरा नंबर आया तो मैंने ये कहा कि हमारी अजान हो रही थी, तो मैंने कहा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अजान के बाद नमाज होती है, मुशायरा नहीं होता। आप सो कॉल्ड मुसलमान मुल्क में रहते हैं, आप भी सुबह की अजान के बाद नमाज पढ़ा कीजिए, मुशायरा मत सुना कीजिएगा। खुदा हाफिज करके मैं चला आया था। पूरे सब मीडिया और चैनल, डॉन अखबार ने लिखा इंडियन पोएट रिफ्यूज टू रिसाइट देयर पोएट्री, ही सेज अजान के बाद ओनली नमाज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका अंदाजा एक मामूल टटपुंजिया नेता नहीं करेगा जो एक अंगोछा डाल करके मालूम हुआ कि वो बयान दे दे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं इस मुल्क की मिट्टी को नमाज के जरिए 97 बार चूमता हूँ। सब जब सजदा करता हूँ तो उस मिट्टी को चूमता हूँ। आप दिन में 97 बार न जय श्री राम कहते हैं न राम राम कहते हैं। ये तो आप बड़े हिंदुस्तानी या हम बड़े हिंदुस्तानी हैं। नाजिश प्रतापगढ़ी ने शेर कहा था कि बहर लम्हा यहाँ मसरूफ़ है कारे पासबानी हूँ, मुसलमान तो यकीनन हूँ मगर हिंदुस्तानी हूँ, और सदाकत का पुजारी मक्र से यारी नहीं करता, कोई मर्द मुसलमान जुर्म गद्दारी नहीं करता। मुहाजिर नामा में से कुछ सुना दीजिए। अरे फिर लंबा हो जाएगा वो। तो बहरहाल हमने जब वहाँ बहुत लोग मुझे मिले,
फिर वहाँ जहाँ मैं ठहरा था लोग आए और सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। तो तब ये अंदाज़ा हुआ कि जो यहाँ से चले तो गए लेकिन उसके बाद में उनके लिए तो ज़ख्म था। मतलब हिंदुस्तान उनकी यादों में ऐसा बसा हुआ था कि वो किसी हिंदुस्तानी को भी देख लेते तो समझते थे हिंदुस्तान देख लिया। मेरा भी यही हाल हुआ था। मैंने पहली बार हिंदुस्तान से बाहर गया था 90 में। तो जब मुझे उस ज़माने में शशि त्रिपाठी नाम की खातून थी, वो काउंसलेट जनरल थी वहाँ कराची में। तो एक मुशायरे में वो भी थी, तो उन्होंने हम लोगों को एम्बेसी में बुलाया कि जो बाद में पहले एम्बेसी थी, अब वो काउंसलेट ऑफिस कहलाता है। तो उन्होंने मुझे हम लोगों को बुलाया, हम सब शायर वहाँ जा रहे थे। तो हमने 8-9 दिन हो गए थे, हमने हिंदुस्तान नहीं देखा था। तो जब वो बिल्डिंग मुझे दिखाई दी इंडियन एम्बेसी की, तो ये हमारे जो होस्ट थे जिन्होंने हमें बुलाया था, आबिद रिजवी साहब, तो उन्होंने हंसते हुए हमसे कहा कि राणा साहब आपका मायका आ गया। तो मुझे इंडियन एम्बेसी की इमारत देखकर ऐसे खुशी हुई कि जैसे हम सचमुच किसी मस्जिद में आ गए हों। शायद ये हिंदुस्तान से मोहब्बत की मेरी इंतहा है। बहरहाल फिर मैंने उसके बाद मुहाजिरनामा लिखी, तो कुछ शेर कभी, कुछ शेर पूरे किए। फिर एक किताब आ गई उसमें, और बहुत 5-6 बार छपी और बिकी। पाकिस्तान में तो वो क़यामत है, लोग घर में पढ़ते हैं, रोते हैं। अब तो वो नस्ल नहीं रह गई, वो ख़त्म हो गई। तो वो शुरू यूँ होती है नज़्म, गज़लनुमा नज़्म जो है, ये मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। और शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए हैं। हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए हैं। वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए हैं। वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। अभी हम वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें। हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए,
मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। तो तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ आए हैं, एक बयान और उसके बाद बवाल और फिर मुनव्वर राना साहब का रिएक्शन। और जाहिर है पहचान तो शायरी से है और दुनिया में पहचान है, सिर्फ देश में नहीं, तो शेर व शायरी भी। और कई सवाल जो हमारे जहन में थे जिसके जवाब तलाशने की हम इस इंटरव्यू में हमने कोशिश की है। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विजय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।